नमस्कार, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 9th के साइंस का सेट 1 का हम लोग पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं पूरा डिटेल के साथ पूरा एक्सप्लेन करके पूरा सबका आंसर मैं बताया हूँ। शॉर्ट लॉन्ग सभी सेक्शन का क्वेश्चन को मैंने बताए। तो आइए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, थोड़ा सा निर्देश को मैं बता देता हूं कि आप लोग को देखिए क्वेश्चन का आंसर के आपको कैसे देना है। देखिए ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो आपको 40 पूर्णांक का एग्जाम होगा, 1.5 घंटा आपको समय मिलेगा। बोल रहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, इसका अर्थ होता है कि आप जिस स्तर से समझें, तो यानी उस स्तर से आप मतलब उसका आंसर को लिखिए। जिस आप मतलब टूटी फूटी भाषा में आप समझें, उसी भाषा में आप लिखिए। अगला देखिए, आपको यहाँ पर आपका टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है 19 है। टोटल क्वेश्चन की संख्या 19 है। उसमें से आपको 13 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। आपको आंसर जो है आपको 13 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो सेक्शन ए से आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन है, तो 7 में से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। सेक्शन बी में भी आपको टोटल क्वेश्चन 7 है, तो 7 में से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। सेक्शन सी में आपको टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, तो 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आपको 3 क्वेश्चन जो है तो आपको 5 नंबर करके मिलेगा, और यहाँ 5 क्वेश्चन जो है आपको जवाब दीजिएगा तो 3 नंबर करके मिलेगा, और यहाँ जो 5 क्वेश्चन है आपको इसमें 2 नंबर करके मिलेगा। तो आपका हो जाएगा 5 दूना 10 नंबर, और यहाँ पर हो जाएगा 5 तिया 15 नंबर, और यहाँ पर भी होगा 5 तिया 15 नंबर। तो 15 15 30 और 10 आपका टोटल 40 अंक हो गया। यानी आपको इसमें देखिए, अगर आप मान लीजिए 7 क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन ए में, तो आपको जवाब देना है 5 ही क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन जवाब देना है। तो इसमें से आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन को नहीं जान रहे तो उसको छोड़ दीजिए। जो आप सटीक जो जिसका आंसर को जान रहे हैं उसका आंसर को जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हम पूरा इसको कॉपी में नोट किए हैं। यदि कोई राइटिंग वगैरह में समझने में अगर कोई परेशानी हो तो इसके लिए मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि पूरा साफ लिखने का प्रयास किया हूँ। चलिए देखिए, ये कॉपी में हम नोट किए हैं और आप लोगों को मैं पूरा बता रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये जैक बोर्ड का है, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जितने भी मॉडल सेट हैं सभी मॉडल सेट का मैं पूरा सोल्यूशन डालूंगा। देखिए सेक्शन ए में आपको है, सेक्शन ए में आपको 2 गुना 5 यानी 2 नंबर करके मिलेगा। आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो आपको टोटल इसमें 10 नंबर मिलेगा। लेकिन सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना है? 7 है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को भी लिख दिए हैं कि ऊर्जा और शक्ति का ऐसा मात्रक लिखिए। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, और शक्ति का भी शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। यानी ध्वनि तरंग और तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति किस प्रकार से वह संबंधित है। ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य मतलब आपका लैम्डा हो गया, और आवृत्ति मतलब न्यू हो गया। ये आपको, और उसके वेग से यानी वेग से किस प्रकार से संबंध है उसी को आपको लिखना है। तो देखिए एक भाषा भी आपको लिख दी है कि तरंग के किसी एक बिंदु से एक संपीड़न या एक विरल द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जैसे तरंग ऐसे चलता है, तो जैसे तरंग जो है, तरंग इस ढंग से चलता है तरंग, तो यानी 2 संपीड़न अथवा इसके बीच में एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। एकांक समय में यानी एकांक समय में यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तरंग वेग कहते हैं। तो उसका यहाँ पर दिया हुआ है वेग बराबर होता है, देखिए इसका संबंध क्या है, तो संबंध को लिखना है। ऐसे हम डिफिनेशन भी लिख दिए हैं, पर संबंध को भी आपको लिखना है। देखिए वेग बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी आपका क्या हो गया, तो दूरी यहाँ पर हो गया कि 2 संपीड़नों अथवा 2 विरलों के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी को हम लोग लैम्डा कहते हैं। यानी ये हो गया लैम्डा हो गया, यानी डिस्टेंस को यहाँ कौन शो कर रहा है? लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा 2 संपीड़न अथवा विरलों के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं, यानी लैम्डा है। समय यानी टी समय हो गया, तो यानी आपका, और ये वेग क्या हो गया? वेग आपका भी हो गया। तो भी बराबर वेग बराबर हो दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय होता है, तो दूरी यहाँ कौन हो गया? लैम्डा हो गया। उसके बाद समय कौन हो गया? टी हो गया। तो भी बराबर हो गया लैम्डा इंटू 1/t। इसको क्या किया? लैम्डा को साइड कर दिया, तो 1/t हो गया। 1/t बराबर होता है
न्यू, यानी आवृत्ति का सही मात्रा, आवृत्ति जो होता है आवृत्ति कहते हैं। 1/t जो होता है उसको क्या करते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति बराबर न्यू बराबर क्या होता है, 1/t होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, म्यू का मान रख दिए, तो म्यू यहाँ पर लैम्डा और यहाँ पर रख दिए म्यू म्यू, तो v बराबर हो गया लैम्डा म्यू अथवा न्यू लैम्डा। आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, आगे पीछे की इसको भी लिख सकते हैं, v बराबर म्यू लैम्डा। आपका v क्या हो गया, यानी v आपका वेग हो गया, लैम्डा आपका तरंग दैर्घ्य हो गया, और v आवृत्ति म्यू आपका हो गया आवृत्ति हो गया, फ्रीक्वेंसी ये हो गया आपका आवृत्ति हो गया। तो इसी प्रकार से आपको संबंध को दिखा देना है, आपको इसमें 2 नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें। तो आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें, तो H का सबसे पहले द्रव्यमान जानिए कितना होता है, H का द्रव्यमान 1 होता है हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 16 होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखिए, तो H2O का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, H कितना है H2O, तो H गुना 2 प्लस O, इस ढंग से हम पहले उसको तोड़ के लिखेंगे। H गुना 2 यानी H कितना है 2 को है, तो 2 गुना 2 लिख दिया प्लस O, तो 1। H का द्रव्यमान कितना होता है 1 गुना 2, फिर यहाँ प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, तो यहाँ पर हो गया 2 + 16, यानी आपको कितना हो गया 18 यूनिट इकाई हो गया, 18 ये हो गया। आपका देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मोल से आप क्या समझते हैं। तो 1 मोल का मतलब होता है क्या कि यानी किसी संख्या को बोध करता है, यानी मोल का मतलब वो क्या करता है, किसी संख्या। आप 1 ग्राम में लेकर के पूछिए कि कितने 1 ग्राम में कितने संख्या है, कणों की संख्या, यानी सीधा सीधी ये समझिए ये कणों की संख्या को बोध करता है। मोल का मतलब होता है कणों की संख्या को बोध करता है। तो देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, 1 मोल मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। तो किसी पदार्थ में कणों, परमाणु, अणु, आयन की संख्या निश्चित होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं 1 मोल कहते हैं। तो 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23, और इसी को 1 मोल को ही एक ये जो संख्या होता है इसी को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो संख्या भी इसको कहा जाता है, एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें जो आपको सेक्शन ए में लिखना है, तो सेक्शन ए में आपको 2 नंबर मिलेगा, जिसमें क्या है कि आपको या तो इसको एक लाइन में इसका आंसर दीजिए, मतलब एक ही वाक्य में देना है, आपको ज़्यादा लंबा इसमें आंसर नहीं देना है। जैसे देखिए एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण से होता है, तो HIV नामक विषाणु के कारण से एड्स का बीमारी ये होता है। HIV वह ये वायरस बहुत खतरनाक वायरस है, इसके कारण से ही क्या होता है कि एड्स का बीमारी फैलता है। आगे देखिए वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं, तो वायुमंडल में इसे आपको जो है 78% गैस नाइट्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन अगर शुद्ध माप देखा जाए तो अभी फिलहाल वर्तमान के समय में 78.08% पाया जाता है, लेकिन आपको यहाँ लिखना है 78% ही लिखना है, 78% पाया जाता है नाइट्रोजन गैस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको देखिए, अब सेक्शन आपका बी में आ गया। तो इसमें आपको हर क्वेश्चन में आपको कितना नंबर मिलेगा, आपको 3 नंबर मिलेगा। इसमें आपको जवाब दीजिएगा तो 3 नंबर मिलेगा, तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन का आंसर बड़ा होगा। और 1 जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका SI मात्रक जूल होता है। तो देखिए जूल जो होता है, जूल किसका SI मात्रक होता है, तो कार्य का SI मात्रक होता है, ऊर्जा का SI मात्रक होता है। देखिए और जब किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित करने के लिए 1 न्यूटन बल लगाना पड़ता है, तो उसे 1 जूल कार्य कहते हैं। जैसे बल बराबर क्या होता है, कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर होता है F × S। तो 1 न्यूटन 1 जूल मतलब आप यहाँ पर 1 लगा दीजिए, मतलब इसको भी जूल बदल दीजिए, इसको भी जूल बोल दीजिए 1 जूल, इसको भी 1 न्यूटन, सबका मात्रक लिख दीजिए, इसका भी 1 मीटर। तो ऐसे पढ़िए कि 1 मीटर तक विस्थापित करने के लिए 1 मीटर तक विस्थापित करने के लिए 1 न्यूटन का बल लगाना पड़ता है, तो इसे ये 1 जूल कार्य
कहते हैं। यानी तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी 1 मीटर किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए 1 न्यूटन का बल लगाना पड़ता है, तो इस कार्य को क्या कहते हैं, 1 जूल कहते हैं, 1 जूल कार्य कहते हैं अथवा 1 जूल कहते हैं। ठीक, अब पूछा है क्या, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका नाम बताइए जिसका ऐसा मात्रक जूल होता है। तो कार्य का भी ऐसा मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक जूल होता है, तो लिखेंगे कार्य तथा ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य की गणना करें। तो तरंगदैर्घ्य निकालना है, तो सिंपल सा है, तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पहले क्या क्या दिया हुआ है उस चीज़ को लिख लीजिए। पहले आपको क्या दिया, आवृत्ति दिया हुआ है, न्यू बराबर दिया हुआ है 220 हर्ट्ज, यहाँ दिया हुआ है आवृत्ति दिया हुआ है। उसके बाद वेग दिया हुआ है कि कितना वेग से वो जा रहा है, यहाँ दिया हुआ है 440 मीटर प्रति सेकंड। तो बोला है क्या, इसका तरंगदैर्घ्य की गणना करें। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, तो लैम्डा बराबर तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि भी बराबर होता है, फॉर्मूला होता है भी बराबर म्यू लैम्डा, म्यू लैम्डा, ये क्या होता है आवृत्ति होता है और ये होता है तरंगदैर्घ्य। तो हम लोग लैम्डा को फ्री कर दिए, तो भी बट्टे म्यू। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, वेग का मान दिया हुआ है 440 और इसका मान दिया हुआ है 220, तो काट दिए कितना हो गया 2, तो यानी लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 मीटर। कितना हो जाएगा 2 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 10वां नंबर कि 46 ग्राम सोडियम परमाणुओं में कणों की संख्या ज्ञात करें। तो सोडियम Na का मोलर द्रव्यमान, देखिए इसमें आपको क्या पूछा है कि 40 ग्राम सोडियम परमाणुओं कणों की संख्या ज्ञात करें, यानी कण कितना उपस्थित रहेगा। अगर हम 46 ग्राम अगर हम सोडियम को लेते हैं तो उसमें कण कितना उपस्थित रहेगा, ये चीज़ आपको पूछा है। तो देखिए कणों का संख्या का फॉर्मूला होता है, कणों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुना एवोगाड्रो संख्या। तो दिया गया द्रव्यमान मतलब आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ 46 ग्राम दिया हुआ है। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान तो उसका 23 होता है। उसके बाद एवोगाड्रो संख्या, तो देखिए तो दिया गया द्रव्यमान मतलब कितना दिया हुआ आपको 46 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ लिख भी दिए हैं 46 ग्राम, तो यहाँ पर 46 ग्राम लिखिए। उसके बाद मोलर द्रव्यमान, फॉर्मूला ये होता है मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है कि जिस तत्व का निकालने बोलेगा उसका अपना मोलर द्रव्यमान होता है। तो सोडियम का कितना होता है 23 होता है, तो 46 बटे 23 और गुने एवोगाड्रो संख्या, तो एवोगाड्रो संख्या लिख दिए 6 गुना 10 पर 022 गुना 10 पर पावर 23, ये लिख दिए। तो 23 दूना 46 सबका कट गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 गुना 6.02 2 गुना 10 पर पावर 23 है, यहाँ पर लिखे हैं, देखिए यहाँ देख सकते हैं। तो इसको जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12.022 गुना 10 पर पावर 23, ये हो जाएगा आपका, ये चीज़ हो जाएगा। इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा, इस सब में 4 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर। तो 11वां नंबर में क्या है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के क्या करने बोल रहा है, व्याख्या करने बोल रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि थॉमसन ने क्या किया था, एक तरबूजा का एग्जाम्पल लिया था। तरबूजा में बोला गया कि जितना भी लाल कलर का खाने वाला भाग जो होता है, लाल कलर का खाने वाला भाग, उसको वो धन आवेश बोला गया। और जहाँ बीज रहता है उसको कहीं पर बीज जो रहता है उसको क्या बोल दिया कि ऋण आवेशित, ये चीज़ होता है, यही चीज़ उसने दिया था। तो देखिए वही क्या लिखा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल निम्न है, क्या है, परमाणु मॉडल परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होता है। मतलब परमाणु जो है पूरा जैसे जिस वो एग्जाम्पल लिया था तरबूजे की भांति, तरबूजा जिस प्रकार से बना रहता है, लाल भाग जो होता है वो पूरा धन आवेशित रहता है और जहाँ पर बीज रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऋण आवेशित बोलते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं, ये हो गया। उसका दूसरा है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं। देखिए प्लस का साइन और माइनस का साइन, दोनों में से जो आवेश जो होता है दोनों समान होता है। ये इसमें जैसे माइनस होता है इसमें +1 होता है, ये होता है समान होता है, इसीलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। यानी प्लस माइनस एक साथ जब रहता है तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ये चीज़ कहा था। और उसके अनुसार थॉमसन के अनुसार परमाणु एक तरबूज की भांति होती है। यानी उसने क्या किया था, एक तरबूज का एग्जाम्पल लिया था जिसके खाने वाले लाल भाग में धनावेश यानी प्लस बिखरा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन
धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे होते हैं। ये चीज़ उसने कहा, किसने कहा? थॉमसन ने। जबकि इसका रूल को बाद में फॉलो नहीं किया गया, इसका जब रूल को ये कर दिया गया, नियम जो दिया गया था, तो सिद्धांत दिया था, इसका बाद में फ्लॉप हो गया, लेकिन उसका दिया गया था, ये चीज़ दिया गया था। चलिए अब 12वां नंबर हम लोग देखते हैं कि 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो सिंपल है, द्रव्यमान बराबर होता है मोलर द्रव्यमान गुना मोल संख्या, यानी मोलर द्रव्यमान गुना मोल संख्या। द्रव्यमान का ये फॉर्मूला आता है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है कि मोलर द्रव्यमान गुना मोल संख्या। तो मोलर द्रव्यमान क्या हो गया, यानी जिस तत्व का बोला उसका मोलर द्रव्यमान, तो बोला है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 होता है गुना मोल संख्या। तो मोल संख्या कितना हो यहाँ पर दिया हुआ, तो मोल संख्या क्या है, मोल संख्या ये आपको 0.5, तो मोल संख्या आपको लिखे हैं 0.5, तो यहाँ पर गलती लिख दी है, यहाँ पर 5 होगा, तो आपका यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 पंचे 80, तो एक अंक बाद हटा देंगे तो उसको यानी 8 ग्राम, ये आपका ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 8 ग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान कितना हो जाएगा 8 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए अगला यहाँ क्वेश्चन क्या है, प्रतिरक्षीकरण क्या है। प्रतिरक्षीकरण क्या है, तो प्रतिरक्षीकरण का मतलब होता है टीकाकरण। टीकाकरण जो हम लोग करते हैं उसी को कहते हैं। तो टीका क्या करता है, तो टीका जो हम लोग लगाते हैं तो क्या करता है, टीका इंजेक्शन देता है, तो उसमें क्या करता है, हम लोग के शरीर में एक कोशिका को प्रवेश कराया जाता है। कोशिका सूक्ष्म जीव प्रवेश करवाया जाता है, और वो हमारे बॉडीगार्ड की तरह कार्य करता है, यानी बॉडीगार्ड की तरह कार्य करता है, गेट कीपर की तरह कार्य करता है, और कोई भी बीमारी को आने से वह रोकता है। देखिए वही चीज़ लिखें कि प्रतिरक्षीकरण क्या है, मतलब वही टीकाकरण क्या है। जब किसी वैक्सीन या टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर में सूक्ष्म जीवों को मारकर उनके प्रवेश को रोक लगाते हैं, तो शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, और शरीर का क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। किसी भी बीमारी को वह घुसने के लिए शरीर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षकरण या टीकाकरण भी कहते हैं। प्रतिरक्षकरण तो कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर में है कि जल प्रदूषण के किन्हीं 3 कारणों को लिखें। जल प्रदूषण के किन्हीं 3 कारणों, मतलब जल प्रदूषण होता कैसे, उसका मुख्य 3 कारण लिखने बोला है, ज़्यादा नहीं लिखने बोला है। कारण तो बहुत हो सकता है, पर 3 ही कारण बोला है। तो जो मेरा मैंने लिख दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट टाइप का है उसको हम लिख दिए हैं। कुछ एग्जाम्पल तो इसमें बहुत सारा हो सकता है। देखिए अब देखिए जल प्रदूषण के 3 मुख्य कारण है। तो आप लोग देखिए कभी भी अगर पूछे 3 कारण कितने कारण हैं, तो एक बार क्या कीजिए, एक लाइन उसको डिफाइन कर दीजिए कि जल प्रदूषण के 3 मुख्य कारण निम्न है। तो आपको एक लाइन तो कम से कम पूरा भी हो गया, आपको तो इसमें ज़्यादा लॉन्ग भी लिखना है। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है कि अवशिष्ट पदार्थ प्लास्टिक को खुली नाली में फेंकने के कारण, यानी अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ हो गया, प्लास्टिक हो गया, हम लोग नाली में फेंक देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है। उसके बाद क्या है, तेल, घी, मोबिल, ग्रीस इत्यादि को नदी में बहाने पर, यानी ये सब को हम लोग बहाते थे, जिसके कारण से क्या होता है, जल प्रदूषण बढ़ जाता है। उसके बाद कल कारखानों का जल बिना उपचार किए नदियों में बहाने के कारण, यानी जो कल फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री का क्या होता है कि डायरेक्ट उसका नली उसको नदी में निकाल देता है, और उसका पानी डायरेक्ट उसमें चला जाता है, जिसके कारण से नदी का पानी पूरा जहरीला बन जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो यही सब कारण है, 3 मुख्य कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो यानी गतिज ऊर्जा का व्यंजक भी प्राप्त करना है। तो देखिए गतिज ऊर्जा का परिभाषा क्या होता है, एकदम सिंपल सा है कि किसी पिंड में उसके गति के कारण निहित ऊर्जा को, यानी कोई वस्तु अगर जब गतिशील होता है, अगर स्थित है तो स्थितिज ऊर्जा, लेकिन यही वस्तु जब गतिशील हो जाता है तब उसमें जो एक ऊर्जा प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो वही चीज़ लिखें कि किसी पिंड में उसके गति के कारण निहित ऊर्जा को उस पिंड का गतिज ऊर्जा कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो उसका व्यंजक देखिए, व्यंजक मतलब उस फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा उसका फॉर्मूला प्राप्त किए हैं, आप लोग को भी याद हो जाएगा। देखिए माना कि कोई पिंड समान त्वरण ए से गतिशील है, मान लो कोई पिंड है तो ए वेग से क्या है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि गतिशील है, तो गतिशील मतलब ए त्वरण से गतिशील है, और जिसका प्रारंभिक वेग u है, मतलब शुरुआत का वेग क्या होगा, u होगा, और अंतिम में कितना है
भी है, अंतिम वेग कितना है भी है, मतलब लास्ट जब गया तो उसको भी है। और विस्थापन कितना हुआ, यानी यहाँ से चलने का प्रारंभ किया तो कहीं जाएगा ना, तो उसका अंतिम वेग कितना है भी है। ठीक, तब गति समीकरण से, तो गति समीकरण हम लोग जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है। ठीक, तो इससे हम लोग s को फ्री कर देंगे, तो s को फ्री कर देंगे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टे 2a हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए। देखिए आगे इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए। अब देखिए इसमें क्या है कि वस्तु द्वारा लगाए गए बल, आखिर वस्तु पर तो मान ली वस्तु यहाँ से गतिशील हुआ, उसमें तो बल लगाया गया होगा, तो F लगाया, कौन बल लगाया F, और F बराबर फॉर्मूला होता है ma, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए F बराबर ma। इसको क्या किए, अब पुनः पिंड पर बल कार्यरत किया गया कार्य, यानी पुनः जो उस पर बल लगाया गया, तो उस पर मान ली बल लगाए तो उस पर कार्य भी हुआ, इस पर कितना कार्य हुआ, तो F बराबर W बराबर क्या होता है F इंटू एस, ये होता है W बराबर। तो इसको हम लोग लिख दिए W बराबर F इंटू एस। अब हम क्या किए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो W और F का मान को यहाँ पर रख देंगे, S का मान को रख देंगे। तो S का मान यहाँ पर इससे पीछे हम लोग निकाले थे, S का मान यहाँ पर देखिए, S का मान यहाँ पर मेरा निकला हुआ है, तो S का मान को पुट कर देंगे और यहाँ पर S का मान को पुट कर देंगे और यहाँ पर F का मान को पुट कर देंगे, F का मान, तो F बराबर ma, यहाँ पर देखिए F ma मान पुट कर दिए, और इतना जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, S का वैल्यू है। तो जब ये हो गया तो यहाँ पर A और A कैंसिल हो गया, A और A कैंसिल हो गया, तो W बराबर, और यहाँ पर नीचे में 1/2 है तो 1/2 m है, यहाँ पर m बचा, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लेकिन अगर ये प्रारंभिक जो है शुरुआत करेगा, तो शुरुआत में क्या होता है, प्रारंभिक वेग तो 0 होता है, मान लो पिंड गतिशील नहीं है, जब शुरुआत जब करेगा तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, तो पिंड की प्रारंभिक वेग विरामावस्था से प्रारंभ होती है, तो u बराबर कितना होगा 0, u बराबर 0, यानी प्रारंभिक वेग 0। तो जैसे ही हम प्रारंभिक वेग 0 यहाँ रखते हैं तो w बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, और ये 0 हो गया, तो ये हो गया फॉर्मूला w बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। और क्या गया, कार्य और ऊर्जा क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होता है, तो इसीलिए हम इस कार्य को ही हम लोग क्या बोल देंगे, किया गया कार्य को ही ऊर्जा बोल देंगे, उसको ऊर्जा। तो ई के बराबर हाफ, यानी ई के काइनेटिक एनर्जी होता है इंग्लिश से, इसीलिए हम लोग ई के लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपका अभीष्ट व्यंजक प्राप्त हो गया। अगर आप इतना ही करते हैं तब आपको फुल अंक में आपको मिल जाएगा, फुल मार्क्स। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, इसमें और क्वेश्चन क्या पूछा था, अच्छा क्वेश्चन छूट गया क्या, अच्छा नीचे में देखिए 16 नंबर में है कि एक तरंग की आवृत्ति, यानी आवृत्ति आवर्तकाल को परिभाषित करें, यानी आवृत्ति का परिभाषा पूछा है और आवर्तकाल का। फिर बोला है कि तरंग की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और वेग के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो पहले हम लोग क्या किया, आवृत्ति का परिभाषा लिख दिए, आप लोग भी इसी ढंग से लिखिएगा। देखिए क्या है कि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को वो आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में वो दोलन कितना कर रहा है। मान ले कोई यहाँ लोलक है, मान ले यहाँ पर क्या कोई एक लोलक है, यहाँ से यहाँ तक वो क्या करता है, गति कर रहा है। ठीक, तो एक सेकंड में वो कितना बार गति कर रहा है, एक सेकंड में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। न्यू, इसको हम लोग आवृत्ति को न्यू से सूचित करते हैं, या तो एफ से भी सूचित करते हैं। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो 1/t, प्रति सेकंड मतलब 1/t। तो आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, प्रति सेकंड। अब आवर्तकाल का परिभाषा देखिए, आवर्तकाल का परिभाषा क्या है कि आवर्तकाल किसको कहते हैं कि मान लें कि कोई दोलन है, तो अब यहाँ पर एक दोलन, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दोलन को पूरा करने में कितना समय लगा रहा है, एक दोलन को पूरा करने में कितना समय लगा रहा है, यानी एक कंपन या एक दोलन को पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी एक दोलन को जितना पूरा करने में समय लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का ऐसा मात्रा क्या होगा, सेकंड होगा। क्या होगा, सेकंड। तो तरंग, अब देखिए, तो अब संबंध यहाँ पर क्या है, संबंध निकाले हैं। तरंग की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति वेग के बीच में संबंध। तो संबंध जो है कि फिर वही बोला, मान लिए तो पहले भी किए थे संबंध, ये तो पीछे फॉर्मूला था। माना कि किसी पिंड का तरंगदैर्घ्य लैम्डा, आवृत्ति न्यू तथा वेग भी है, तो वेग क्या, वेग बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। वेग बराबर दूरी बटे समय। दूरी मतलब हो गया तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा, और समय हो गया टी। तो फिर यहाँ पर लैम्डा को साइड कर दिया तो 1/t, और 1/t किसको कहते हैं, अभी तुरंत लिखे, भी आवृत्ति कहते हैं, तो v बराबर 1/t। तो यहाँ पर क्या हो गया,
देखिए तो यहाँ पर लैम्डा का लैम्डा ही रह गया और यहाँ पर 1/t के जगह पर म्यू हो गया, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है। अब v बराबर आपका हो गया लैम्डा न्यू, तो ये आपका हो गया, ये v है, ये इसको म्यू है, इसको वेग कहते हैं और इसको लैम्डा कहते हैं, इसको न्यू कहते हैं, ये आवृत्ति को संकेत है। तो वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति है, यही आपका अभीष्ट संबंध हो गया। चलिए अगला है समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। समस्थानिक, समस्थानिक इसको हम लोग कहते हैं आइसोटॉप। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। फिर बोला है इसमें कि समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखे, समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखे। तो समस्थानिक मतलब क्या होता है कि वैसे तत्व जिसके परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, एक पहला ये होता है प्रोटियम, तो देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या नीचे वाला होता है, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है। तो नीचे वाला देखिए परमाणु संख्या तीनों का क्या है, समान है, यहाँ पर इसका द्रव्यमान संख्या अलग है, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या अलग है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसका 3 गो अलग अलग नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला नहीं, इसी का ऑप्शन खत्म नहीं हुआ। देखिए और एग्जाम्पल हम दे दिए, कार्बन के 2 समस्थानिक होता है, कार्बन का भी 2 समस्थानिक होता है। देखिए आपको इसमें 5 मार्क्स मिलेगा ना, इसीलिए आपको लॉन्ग कस करके लिखना पड़ेगा। तो कार्बन का 2 समस्थानिक होता है, जैसे कार्बन C6 देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या यहाँ भी समान है और इसका द्रव्यमान संख्या एक कार्बन का 12 और एक का 14। फिर क्लोरीन के उसी प्रकार से 2 समस्थानिक होता है, क्लोरीन का 17, यहाँ पर देखिए 17, ये भी 17 है, लेकिन इसका 35 होता है, इसका 37 होता है। तो यहाँ पर क्या है, परमाणु संख्या समान है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, ये द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। अब है समस्थानिक के 3 उपयोग। तो समस्थानिक के 3 उपयोग क्या क्या है, कैंसर के उपचार में किया जाता है, घेंघा रोग के इलाज में किया जाता है, उसके बाद परमाणु भट्ठी में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। किसका, जल चक्र का। तो जल चक्र वाटर साइकिल आप लोग इससे बढ़िया फिगर बना लीजिएगा, आप लोग बुक से फिगर देख करके वाटर साइकिल का बना लीजिएगा। हम देखिए फिगर उतना हमसे बनता नहीं है, इसलिए हम फिगर किसी तरह टूटी फूसी बना दिया है। देखिए यहाँ पर देखिए जिस ढंग से यहाँ पर वर्षा हो रही है, तो जल चक्र किसको कहते हैं, तो वर्षा होती है, पुनः वर्षा जल, ये देखिए पेड़ है, नीचे में ज़मीन है, वर्षा जल बह करके जाती है, समुद्र में जाती है, नदी नाला में चला जाता है, स्रोत जैसे यहाँ जल स्रोत लिखे हैं, वाटर सोर्स जल स्रोत में लिखे हैं, फिर यहाँ जाती है। फिर जब सूर्य का रोशनी, ये सूर्य है, सूर्य का रोशनी जब इसमें पड़ता है तब पुनः फिर वाष्प बन कर क्या हो रहा है, ये निकल रहा है, अब पुनः फिर से यह बादल बन रहा है, फिर बादल बन करके पुनः फिर वर्षा होती है। तो यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। तो उसको फिगर भी बनाना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे में एक्सप्लेन कर दिए हैं कि जलाशयों, नदी, समुद्रों तथा महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है और संघनन के बाद वर्षा होती है। अब पुनः वर्षा जल जलाशयों, नदी, समुद्रों इत्यादि में चला जाता है, इत्यादि में चला जाता है और वाष्पीकृत होकर पुनः वर्षा होती है। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। कितना सिंपल सा परिभाषा है। और आप 19 नंबर अगर देख रहे हैं तो आप जरूर लास्ट तक देख रहे हैं, तो इसलिए आप लोग क्या लास्ट तक देख रहे हैं तो जरूर आप लोग अच्छा लगा होगा, इसलिए लास्ट तक देख रहे हैं, इसलिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए लाइक कीजिए, नहीं कीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइक करने पर थोड़ा सा मोटिवेशन होता है कि चलिए और वीडियो बनाएं। और कैसे आप लोगों को लगा, कैसे डिफिनेशन लगा, अगर कहीं पर कोई समझने में कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा फिर से अगला वीडियो में। चलिए अगला है देखिए, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों के में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। संक्रामक और असंक्रामक। तो संक्रामक का मतलब एक दूसरे से जो फैलता है उसको संक्रामक कहते हैं, और असंक्रामक का मतलब होता है कि ये व्यक्ति के संपर्क से नहीं फैलता। देखिए तो सिंपल सा परिभाषा है कि ये रोग व्यक्ति के संपर्क द्वारा जल, वायु से फैलते हैं, ठीक, और ये व्यक्ति संपर्क द्वारा ये नहीं फैलते हैं। ये बीमारी बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं, ये वाहक द्वारा फैलते हैं, यानी बैक्टीरिया इसमें नहीं पाया जाता है, यानी वाहक मक्खी वगैरह होता है, इसके कारण से मच्छर होता है, इसी के कारण से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यानी ये वाहक द्वारा नहीं फैलता है। यानी असंक्रामक रोग या क्या होता है, वाहक द्वारा नहीं फैलते हैं। जैसे इसमें हो गया कोरोना वायरस, इसमें वाहक द्वारा फैलता है, कोरोना वायरस, चेचक, टीबी इत्यादि। उसके बाद इसमें जैसे असंक्रामक रोग कौन हो गया, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, ये सब क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति नहीं फैलता है। ठीक, आप लोग लास्ट देख लीजिए, लास्ट में क्या है। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
ताकि उसका अच्छा से एग्ज़ाम में वो लिख सके। और इतना वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए आप लोग थैंक यू। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।